everyone. Welcome to Arihant Padhaku. And as you all know that I'm Divya, your science educator, and I'm here to resolve all your queries and all your, the confusions from your science syllabus. So today in the session, I'm going to take up class 9th, chapter 3, that is atoms and molecules. तो आपको पता है कि अभी तक हम 10th क्लास के सेशंस ले रहे थे, 9th अभी हमने नहीं डाली थी. सो वी आर स्टार्टिंग विद 9th सेशन. तो अब 9th और 11th के वीडियोस भी आपको अरिहंत पढ़ाकू पे मिलेंगे. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बुक हमारी अरिहंत की बुक आपके प्रैक्टिस के लिए मार्केट में आ चुकी है एंड आई होप इट इज विजिबल टू यू. तो ये बुक आपकी टोटली सीबीएसई टर्म 2 से रिलेटेड है. इसमें चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी दी है, पूरा एनसीईआरटी कवरेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर, प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव भी है और प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्टिव भी है. अब जैसे कि आपको पता है बच्चे कि अभी जो आपका टर्म 2 होने वाला है उसके अंदर आपका प्रॉपर पेपर आएगा, है ना, प्रॉपर पेपर आने वाला है. तो अभी जो जितने भी हम आपके क्लास 9th के चैप्टर्स करेंगे टर्म 2 के, वो हम पूरे पैटर्न से करेंगे. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है या एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हम यूज करने वाले हैं कि हम हर क्वेश्चन ऐसा पिक करेंगे टॉपिक वाइज कि पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो बेसिकली इस सेशन का डबल फायदा होने वाला है, प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और आपको पता ही है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो बेस बनाता है केमिस्ट्री का. ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है. टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक सिंबल्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सब कवर करूंगी मैं आपके साथ. एटम, आयन, वैलेंसी रेडिकल्स, केमिकल फॉर्मूला, molecular mass and formula mass percentage, mole concept. So these all topics we'll be taking up through the questions. So let's learn and quickly get started. तो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, that is to understand about atom. तो पहला क्वेश्चन है, what is atom? Why is it not possible to see an atom with naked eye? तो एटम होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए और एटम को हम नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते. तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जो एटम है इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. और मैटर तो आई होप आप सबको पता ही है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. और आपको पता है आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको आप रखते हो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और उनका मास भी होता है. सो दे ऑल फॉर्म मैटर. तो मैटर किससे बना है? मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? एटम. इस तरीके से दिखता है, राइट, बट नेकेड आई से नहीं दिख सकता है. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, तभी मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे रखा है. वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आई. द रीजन इज एटम बहुत बहुत ज्यादा छोटा है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. इतना छोटा है कि आपको पता है कि उसका जो साइज है वो हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं. आपको पता ही है ना, 1 मीटर जो है उसमें कितना नैनोमीटर होता है? 1 into 10⁻⁹ नैनोमीटर. तो इतना छोटा है यूनिट है नैनोमीटर. तो नैनोमीटर्स में हम एटम के साइज को मेजर करते हैं. सो दैट इज द रीजन वी कैन नॉट सी इट विद नेकेड आई. चलो आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में. और सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23? और दूसरा पार्ट है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर? अब पहला क्वेश्चन एटम से रिलेटेड क्या है कि अगर कोई कहता है कि एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, तो उसका मतलब क्या है? और दूसरी चीज एटॉमिक मास यूनिट क्या है? और एटॉमिक मास नाइट्रोजन और सल्फर का क्या है? तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पे हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 पूछा गया और यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पूछा गया है. तो एटॉमिक मास नाम से ही पता लग रहा है, इट इज अ मास ऑफ एन एटम. इट इज अ मास ऑफ एन एटम. सो लेट्स लर्न अबाउट इट.
तो एटॉमिक मास जो बच्चे होता है ना, वो एटम का मास होता है। और सबसे पहली चीज तो ये है कि हम एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं फाइंड कर सकते, मतलब एक्यूरेट पिन पॉइंट मास हम एटम का नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि एटम बहुत बहुत छोटा है, उसकी उसकी नेबर्स के हिसाब से उसका साइज भी बदलता रहता है, एटम को आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम एटम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नहीं फाइंड करते, हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि हम किसी भी एलिमेंट के एटम का मास अगर जानना चाहते हैं तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड एटम के साथ कि वो उससे हैवी है या उससे लाइटर है। ठीक है, तो किसी का भी एटॉमिक मास जानने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड एटम को फिक्स करना पड़ता है, उसकी मास को जानना और उसको फिक्स करना पड़ता है। और एक ही स्टैंडर्ड एटम है, जैसे कार्बन 12 इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड एटम और उसका मास है 12 म्यू। ठीक है, ये म्यू जो है दिस इज एटॉमिक मास यूनिट तरीका है जिसे आप मास केजी में लिखते हो, तो एटॉमिक मास यूनिट को मेजर करते हैं म्यू में। इट इज यूनिफाइड मास और यू कैन से इट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो एटम का है दैट इज दी इट इज इक्वल टू दी और यू कैन से इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज कि नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एटम कितना हेवियर है ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, इसका मतलब जो सोडियम है वो 23 टाइम्स हेवियर है देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम C12 हमारा एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है टू कैलकुलेट द मास ऑफ अदर एटम्स। तो C atom with 1/12 mass is taken as the standard one. Got it? So if you come across a question like कि इसका मास स्टेटमेंट है कि क्लोरीन का मास 35.5 है, what does it mean? It means it is 35.5 times heavier than an atom of the 1/12 of carbon atom. So I hope you got it that what is actually atomic mass और आप उसको कैसे डिफाइन करोगे and relative atomic mass क्या होता है. Okay, now moving on to atomic mass unit. Atomic mass unit एक तरीका है उसको लिखने का and it is equal to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. और atomic mass unit को हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसको हम यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब इसी में हमें पूछा गया था कि नाइट्रोजन और सल्फर का एटॉमिक मास क्या है. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और सल्फर का एटॉमिक मास है 32. ठीक है, मोस्टली आपको एटॉमिक मासेस दिए होते हैं क्वेश्चंस में, बट स्टिल यू शुड हैव आइडिया ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन अकरिंग एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मास याद कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पे एटॉमिक मास ना गिवन हो. सो आई होप यू गॉट इट दैट व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. Initially, 1/16 of mass of an atom of naturally occurring oxygen was taken as standard unit. Give two reasons. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मास है और हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं फाइंड कर सकते. तो रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड एलिमेंट को चुनना पड़ता है. तो वो स्टैंडर्ड एलिमेंट अभी कार्बन 12 है जिसको हम यूज करते हैं, बट पहले ऑक्सीजन को भी लिया गया था. तो आपको यही बताना है कि उसको हमने क्यों लिया था, और हम ये भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि क्यों हमने उसको डिस्कार्ड किया था. सो बेसिकली ऑक्सीजन को इसलिए लिया गया था क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट विद नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है. इट रिएक्ट्स विद नंबर ऑफ एटम्स एंड फॉर्मिंग लॉट ऑफ कंपाउंड्स. दूसरा, इट असाइन मास एज होल नंबर टू वेरियस एटम्स. जब हम इसको स्टैंडर्ड एटम लेकर दूसरों का मास देख रहे थे, तो इससे जो उनको मास मिल रहा था एटम्स को, वो होल नंबर में मिल रहा था, फ्रैक्शन में नहीं था. तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर होल नंबर्स में आ रहा है तो कैलकुलेशंस कहीं पे भी अगर आप यूज कर रहे हो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी, वो इजी हो जाएगी. तो होल नंबर्स पे हम मास ऑब्टेन कर पा रहे थे. बट बेसिकली ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड उससे हटा दिया गया, क्योंकि जब उसे चुना गया था तब नहीं पता था कि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं. बट लेटर पता लगा कि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं. और कौन कौन से आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं? विद एटॉमिक मास 16, 17 एंड 18. आपको पता है ना आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर.
तो जब आइसोटोप्स ऑक्सीजन के पता लगे तो उसको हटा दिया गया, क्योंकि उस समय आप ऑक्सीजन का मास 16 नहीं ले सकते हो, हमें आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास लेना होता है, क्योंकि अगर कोई आइसोटोपिक फॉर्म्स में होता है तो उसका एवरेज मास हम लेते हैं। तो वो लेकर जब हम उसको यूज कर रहे थे दूसरों के मासेस फाइंड करने के लिए एटम्स के, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो इसीलिए ऑक्सीजन को डिस्कार्ड कर दिया गया और उसके बाद कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एलिमेंट एटम मान लिया गया दूसरों के मासेस जानने के लिए। Okay, now let's understand about molecule, that what exactly the molecule is. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, what is a molecule? और उसी के साथ हमें बताना है name and explain two categories in which molecules are divided and give examples for each. तो सबसे पहली चीज मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। अब जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देखो, इसमें 2 व्हाइट एटम्स दिख रहे हैं और एक रेड एटम दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये फिगर से मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि अलग अलग एटम्स हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं। हो सकता है इसमें तीनों व्हाइट होते हैं, हो सकता है इसमें तीनों रेड होते हैं, हो सकता है कि 3 की जगह 4 होते हैं, 2 होते हैं, तो भी वो मॉलिक्यूल ही होता। तो मॉलिक्यूल बेसिकली कैसे बनता है? जब एटम्स कंबाइन करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये एटम्स ने कंबाइन ही किया हुआ है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल एलिमेंट का या कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस, बट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि O2, O3, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक। डाई एटोमिक क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स मिलकर ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ट्राई एटोमिक क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो कितने भी एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें कि अलग अलग टाइप्स की कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इसमें सेम तरह के एटम है। आप देखो दोनों सेम एटम्स लगे हैं, सो दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल जैसे कि O2, आप देखो इसके अंदर 2 सिमिलर तरह के एटम्स मिलकर ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो सेम टाइप के एटम्स है। और नोबल गैसेस भी इसी में आता है, क्योंकि नोबल गैसेस में चाहे एक ही एटम उनका एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करो तो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने पीछे फिगर में देखा था, 2 व्हाइट लगे हुए थे और एक रेड था। 2 व्हाइट लगे हुए थे और एक रेड था, तो इसमें अलग अलग तरह के एटम्स लगे हुए हैं ना। तो बेसिकली इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स बुला सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर, वी हैव अमोनिया, so they contain different type of atoms, so it is molecule of compound. So this is how you can categorize in a basic term, that is molecule of elements and molecule of compounds. Okay, next question is state 3 points of differences between an atom and a molecule. एटम और मॉलिक्यूल के बीच में अब हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम एटम भी जान चुके हैं और अब हम मॉलिक्यूल भी जान चुके हैं। ठीक है, तो उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेसिकली एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, और जो मॉलिक्यूल है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का। ठीक है, तो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बट एलिमेंट का, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस, बट मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नोबल गैसेस को छोड़कर जो बाकी एटम्स है वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी दूसरे किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बट मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, उनका मतलब इटसेल्फ उनके अंदर जो एटम्स होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक स्टेबल होते हैं, एंड दे आर क्वाइट लेस रिएक्टिव इफ वी कंपेयर देम विद एटम्स। एटम्स डज नॉट हैव अ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि एटम के अंदर कोई और एटम नहीं ज्वाइन हो रहा कि जो उसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, कोई केमिकल लिंकेज बना रहा है। बट मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स ज्वाइन होते हैं केमिकल लिंकेज से, और उस केमिकल लिंकेज को हम क्या बुलाते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। अब एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव नियॉन एटम
और यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल, वी हैव वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, आप यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल का भी ले सकते थे, N2 का भी ले सकते थे, HCl का भी ले सकते थे. So this is how we are gonna differentiate between atom and a molecule. Next question is, we need to calculate the molecular mass of ammonia and CH3OH. Molecular mass, नाम से ही पता लग रहा है, it is a mass of molecule. It is mass of molecule. अब molecule कब बनता है? जब atoms combine करते हैं, है ना, तभी तो बनता है. तो बेसिकली आपको डिफरेंट एटम्स के मास को प्लस करना होगा और उससे आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. अब देखो, जैसे यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूलर मास जानना है. अब इसमें एक N है और 3 H एटम्स है. अब एटॉमिक मास की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1. अब जैसे कि यहाँ गिवन नहीं है और मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन भी होता है, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए सो दैट कि अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया तो आप वहां स्टक ना हो जाओ और आप उस क्वेश्चन को कर पाओ. तो ये आप याद कर लो, एटलीस्ट बेसिक एटम्स के एटॉमिक मासेस आप याद कर लीजिए. तो एक नाइट्रोजन है तो दैट मीन्स 1 into 14, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा. 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 3 into 1, तो 14 into 1 14, 3 into 1 3, तो टोटल कितना हो गया ये 17. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 grams. Now if you write grams along with it, it becomes gram molecular mass. उसको आप क्या बोल सकते हो? It becomes gram molecular mass when you express the molecular mass in unit of grams. Similarly, I hope समझ आ गया. थोड़ा सा आप भी अपनी कॉपी में करो. This is CH3OH. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16. यही 3 एटम्स है. तो एक C, 3 H, 4 और एक ऑक्सीजन. एक कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो 4 है, 4 into 1 प्लस 10 लिखा है ये मैंने, 1 सेकेंड, 4H 1 ऑक्सीजन. आप मत कंफ्यूज हो जाना है ऐसे, ठीक है. सो 1 into 16, तो इसको अगर हम टोटल करें तो 1 into 12, देन वी हैव 4 और फिर 16, ये बन गया 20 और 20 और 12, तो ये आपके पास आ गया 32 grams. इट इज 32 grams. तो CH3OH मतलब जिसका नाम होता है मीथेनॉल, इसका मास है 32 grams और अमोनिया का मास है 17 grams. सो आई होप समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं. बट ये चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जब भी आप ऐसे किसी मॉलिक्यूल का मास फाइंड करें ना, तो नंबर ऑफ एटम्स को ऐसे स्प्लिट कर लिया करिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई एटम रहे भी नहीं. क्योंकि अगर एक भी एटम आपने मिस कर दिया या मल्टीप्लाई करना भूल गए नंबर ऑफ एटम से, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. Next question again we have for molecular mass and this time I want you to find the answer. तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ साथ साथ आप भी अपनी कॉपी में शुरू करो और मुझे इसका आंसर दो. वी हैव HNO3, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16. तो 1H, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन. सो इट बिकम्स 1 into 1 प्लस 1 into 14 प्लस 3 into 16. तो मल्टीप्लाई कर लेते. दिस इज 48 प्लस 14 प्लस 1, तो आ गया 15 प्लस 48, तो ये आपके पास आ गया 63 grams. तो HNO3 का मास है हमारे पास 63 grams. इसी तरीके से इथाइन का भी सॉल्व कर लेंगे. C2H2, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, 2 कार्बन प्लस 2H, सो 2 into 12 प्लस 2 into 1, तो ये बन गया 24 प्लस 2 कम्स आउट टू बी 26 grams. ठीक है. ऐसे ही S8 का सल्फर जो होता है ना, वो ऑक्टा एटॉमिक होता है, 8 एटम्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं. तो एक सल्फर का जो मास है दैट इज 32, सो इट बिकम्स 32 into 8 which comes out to be 8 to the 16, 1, 24, 25, so 256 grams. तो सल्फर का मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास S8 का 256 grams. So this is how you have to calculate for nitric acid, ethyne and sulfur molecule, and I hope you got it. But for this you need to remember the atomic masses, which are very very important. Okay, next question we have is classify each of the following on the basis of their atomicity.
So now we have got the question for atomicity, and I hope you remember that. Atomicity refers to the number or the kind of atoms present in a molecule. Number or kind of atoms present in a molecule, it represents the atomicity. And we have already discussst that we have monoatomic, like if something exists independently, it is monoatomic. If you get to see two atoms in a molecule, similar or dissimilar, it is diatomic. And if you get to see three, so it is triatomic, or more than three, it becomes polyatomic. So we have got so many, options for which we have to write the atomicity. So I hope you got it. तो atomicity का एक definition दोबारा से देख लेते हैं. Number of atoms may be similar or dissimilar present in a molecule of an element, and we have monoatomic, diatomic, triatomic or polyatomic. Now let's find out the result for those options. F के अंदर आपको दो atoms दिख रहे हैं, so that means it is diatomic. Okay, N2O, 2 nitrogen, 1 oxygen, so it becomes triatomic. P4, 4 means 4 phosphorus, right? So it becomes, you can write tetraatomic also, or you can write the polyatomic for the more than 3 if they have. Now here 10 plus 4, 14, but we are not going to use any 14 का कुछ prefix use नहीं करेंगे. We'll write polyatomic. HCl 2, so it is diatomic. Helium exists as, it is existing individually because it is a noble gas, so it is monoatomic. NO2, 1N, 2 oxygen, it becomes triatomic. 6 plus 2, 8, it becomes polyatomic. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. So it becomes again tetraatomic, or you can write polyatomic. 3, it becomes triatomic. 4 plus 1, 5. So instead of writing pentaatomic, we prefer polyatomic. Silver exists independently, so it is monoatomic. So this is how, on the basis of atomicity, you have to identify the given options. And I hope समझ आ गया आपको atomicity क्या होती है. Now next question is, how many atoms are present in a molecule? We have two parts, H2S molecule and PO4 3 negative ion. So again, you have how many atoms? So that means these are molecule and we need to identify its atomicity. यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, उसका atomicity ही बताना है. So for H2S you have 2H and 1 sulfur, so it is triatomic. And for this it is a phosphate ion, 1 phosphorus, 4 oxygen, so it becomes polyatomic. I hope you got it कि atomicity क्या होती है और किस तरीके से identify करते हो. Now let's understand about ions, that what exactly the ions are. तो उस पे based हम कुछ questions करते हैं. What do you mean by ions? And explain the types of ions with example. अब सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो एटम होता है ना, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. मैंने आपसे बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. एक एटम के अंदर ना बच्चे, जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ये एक सेट रूल है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं. अब नंबर इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है, इसीलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. मतलब उस पर नेट चार्ज कुछ भी नहीं होता. बट अगर एटम के अंदर किसी भी कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैच नहीं करें, तो वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स आयन. वो क्या होता है, आयन. तो उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या उस पे नेगेटिव चार्ज होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा है उसके अंदर. अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं Ca2 पॉजिटिव, तो मतलब इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से. और ऐसे ही अगर मैं लिख दूं N3 नेगेटिव, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. नेगेटिव लिखा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब प्रोटॉन ज्यादा या इलेक्ट्रॉन, और कितना ज्यादा वो आपको उसके आगे जो मैग्नीट्यूड लिखा है 2, 3, 4 उसको देखकर
पता लग जाएगा। तो आई होप यू गॉट इट कि आयंस क्या होते हैं। तो इनको एक प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। सो आयन इज समथिंग दैट इज एन एटम दैट बियर्स अ चार्ज। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट एटम पे जब चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वो क्या बन जाता है, आयन। और दो तरह के आयन्स होते हैं, एक जिसमें एटम पे नेगेटिव चार्ज हो और एक जिसपे एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन और केटायन। जो एनायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये कब बनता है नेगेटिव चार्ज, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है बाहर से। इट इज फॉर्म्ड व्हेन इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। और केटायन क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जिसमें प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और वो कैसे हो गया प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन ये बनाता है केटायन। तो केटायन सिंपल सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हमेशा लूज करते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, या आप कह सकते हो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें एनायन की, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके N3 नेगेटिव बनाता है, सो दिस इज एन एनायन। ओके, अगला क्वेश्चन, आयन समझ चुके हो, केटायन एनायन समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन एक केस स्टडी है, मेरे ख्याल आप अच्छे से कर लोगे इसको। अब केस स्टडी में दिया है, आयन इज एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मतलब आयन एक एटम ही होता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एटम्स इन सॉल्यूशन जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। सॉल्यूशन की फॉर्म्स में एटम्स आयंस में ही होते हैं। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound. अब जब atoms combine करते हैं या element combine करते हैं तो वो compound बनाते हैं। अब वो उनकी valency depend करती है basically कि वो किस तरीके से link करेंगे और किस तरीके का chemical bond बनेगा और ये compound का nature भी क्या होगा। तो यहाँ आपको कुछ वैलेंसी दी गई है, 1 2 3 पॉलीएटॉमिक आयंस दिए गए हैं, अमोनियम, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, इनके सिंबल्स दिए गए हैं। तो इसी डेटा के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक कंपाउंड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब जैसे कि आपको बताया कि वैलेंसी डिसाइड करती है कि किस तरीके से वो कंबाइन करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनेगा और कौन सा नेचर ऑफ कंपाउंड बनेगा। मैं आपको बताती हूँ। आयनिक कंपाउंड बेसिकली वो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड। पहले तो हमें ये जानना है कि ये होता क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये बॉन्ड ऐसा होता है विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से बनता है। और हमेशा किसमें बनता है, मेटल और नॉन मेटल पे। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लूज करते हैं तो इसका मतलब हमेशा केटायन बनाते हैं और नॉन मेटल हमेशा एनायन बनाता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाना चाहती हूँ ये बॉन्ड सोडियम और क्लोरीन के अंदर। अब सोडियम क्या है, एक मेटल है। कैसे पता लगा, मैंने उसका एटॉमिक नंबर लिखा, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी वैलेंसी लिखी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा Na पॉजिटिव। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या रहा, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 थे, इस तरीके से लगा दोगे और क्या बना ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इनकी वैलेंसीज क्रिस क्रॉस करोगे और ये कंपाउंड आ गया NaCl। तो अब ये इस तरीके से ये कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्ड है इसके अंदर, और जिनमें भी आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनमें अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही क्या रहता है, हाई रहता है। मतलब आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई रहता है। ये मोल्टन या एक्वस स्टेट के अंदर गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं।
समझ आ गई? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, तो आप बता सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका आंसर उस अकॉर्डिंग आप उतना डिटेल ले सकते हो. आयनिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच कंटेन आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that is between metals and non-metals, which refers to that metals will lose electron and non-metals will gain electron, and this is how they will form. They will have ions, so the attraction would be high in them, and even you can list the properties if it is demanding as per the marking scheme. So I hope you got it कि कैसे करना था ये question. Next is second part is case study का है how cation is different from anion. अब मैंने आपसे बताया कि cation और anion में क्या difference है. केटायन कब बनता है पहले तो डिफाइन कर लेते हैं. इट इज अ एटम विद पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज एन एटम विद नेगेटिव चार्ज. पहला तो डिफरेंस ये हो गया. दूसरा, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है. इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तीसरी चीज, जो केटायन होते हैं इनका ये कब बनते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. और एनायन कब बनते हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. एक एक एग्जांपल डाल लेते हैं. लेट्स से Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, N ने पॉजिटिव बना दिया. Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है. स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये बन गया एनायन Cl नेगेटिव. अब केटायन का अगर साइज की बात करें तो केटायंस जो होते हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. सो दे आर बेसिकली स्मॉलर देन पेरेंट एटम. ये पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली छोटे होते हैं. मैं ये भी समझा देती हूँ आपको. लेट्स से ये Na है हमारे पास और ये Na पॉजिटिव है, तो इसका साइज स्मॉलर होगा. क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि आप देखो सोडियम के अंदर 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी और Na पॉजिटिव में 28. तो बेसिकली ये बना है एक इलेक्ट्रॉन देने से, जिससे उसका एक शेल ही चला गया. यहाँ देखो इसके पास 3 शेल्स है और यहाँ पे इसके पास सिर्फ 2 शेल्स रह गए. तो अगर किसी का शेल ही चला जाएगा तो ऑब्वियसली उसका साइज तो छोटा हो जाएगा ना. सो इट इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम. और एनायन जो होता है इट इज बिगर देन पेरेंट एटम. ये पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली बड़ा होता है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं. जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करो, पहले 287 था, एक इलेक्ट्रॉन लेने से ये 288 बन गया. तो बेसिकली इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो रही है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही ऐड हो रहा है, तो उस वजह से साइज बढ़ जाता है. सो दीज आर द डिफरेंस. और पांचवा डिफरेंस में आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. थर्ड पार्ट, given symbol and valency of hydroxide ion, we need to give the symbol and valency. तो ये आपको लर्न करना है. हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली OH नेगेटिव, OH नेगेटिव. और इसका वैलेंसी क्या है? माइनस दिख रहा है, तो वैलेंसी इज -1. So this is how you need to remember the these kind of ions also and their valencies also. इसको बोलते हैं OH नेगेटिव नहीं बोलते हैं, इसको इसको OH माइनस नहीं बोलते हैं, इसको OH नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है. ऐसे ही अगर कोई आपके पास Ca2 पॉजिटिव है तो इसको Ca2 प्लस नहीं बोलते हैं, Ca2 पॉजिटिव बोलते हैं. सो आई होप यू गॉट इट कि कैसे इनको आपने लर्न करना है और इनके बारे में बताना है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ वैलेंसी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम? वैलेंसी का बहुत बड़ा रोल रहता है. पहले तो मैं आपको वैलेंसी निकालना बताती हूँ. बेसिकली आपको वैलेंसी अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो प्रॉपर्ली मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी, बट अभी के लिए मैं एक रफ आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ. सपोज अगर मैं सोडियम कहूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको याद करना होगा 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, जिसके लास्ट शेल में बच्चे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो पहली बात तो मेटल कहलाता है और वो इतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है. इतने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज. अब जैसे इसके 1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करने वाले पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव. तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? +1. ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होती है 287. अब स्टेबल होने के लिए इसके लास्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या ये शेल होता ही ना. तो क्या इजी है, एक इलेक्ट्रॉन लेना या 7 देना? ऑब्वियसली एक लेना. तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने से बाद पहले तो ये बता दूं 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन जिनके बैलेंस शेल में हो वो होते हैं नॉन मेटल. वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. अब जैसे ये भी गेन करेगा, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए लास्ट शेल में, और क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव.
तो इसका मतलब जो वैलेंसी है, वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। अब उसके बेसिस पे पता लगता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, और उसके बेसिस पे पता लगता है बॉन्ड क्या बनेगा। एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अगर दो नॉन मेटल आपस में कंबाइन करने लगे तो उनके बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अगर आपको वैलेंसी दे ही रखी हो किसी की, इस तरीके से लिखा हो तो ये मतलब वैलेंसी दे ही रखी है, तो ये क्लियर हो जाएगा ये मेटल नॉन मेटल है, मेटल है या नॉन मेटल। जैसे ये नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल का वैलेंसी रहता है +1 +2 या +3, और नॉन मेटल का वैलेंसी रहता है -4 -3 -2 या -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं और एग्जांपल्स भी देने हैं। अब पॉली का मतलब मेनी, एटॉमिक का मतलब एटम्स, आयंस का मतलब कि उस पे चार्ज भी होना। तो जब बहुत से एटम्स इकट्ठे हो और उन पे चार्ज हो, बेसिकली हम कह देते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स विच बियर्स अ चार्ज। क्या बोल देते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स विच बियर्स अ चार्ज, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। डिफाइन करते हैं। सो पॉलीएटॉमिक आयन का दूसरा नाम रेडिकल भी होता है। पॉलीएटॉमिक आयन को आप रेडिकल भी बुला सकते हो। सो इट इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर्स अ चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर्स अ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि वी हैव लेट्स से अमोनियम आयन, so ammonium is NH4 and it bears a charge also, group of atoms that bears a charge, so it is a radical. For example, if I say carbonate ion, so carbonate ion is written like this, CO3 2 negative, group of atoms and also it bears a charge, right? Similarly, we can write for hydroxide ion, we have already written OH negative. We can write for another, let's say bicarbonate, it is HCO3 negative. तो ये आपको radicals learn करने हैं, and they are called as polyatomic ions also, basically group of atoms bearing a charge. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने थे, हमने एग्जाम्पल्स काफी कर लिए एंड आई होप समझ भी आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और सेकेंड पार्ट में दिया है इन अ कंपाउंड कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इन अ रेशियो 3:8 by mass to form carbon dioxide. What mass of oxygen is required to react completely with 9 gram carbon? तो बेसिकली पहले हम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो पार्ट्स में होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा उसका पार्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड होगा तो उसके अंदर सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और वो जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे दे आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड मास। मतलब कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तभी बनेगा जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को यूज करेंगे, सेम एलिमेंट्स। ठीक है, सेम एलिमेंट्स का ये मतलब है। डेफिनेट रेशियो वॉल्यूम एंड मास, अब यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो कितना है? यहाँ पे 1 कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे 2, तो मतलब वॉल्यूम का रेशियो क्या होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए? कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 रेशियो में होना चाहिए, मतलब रेशियो ऑफ वॉल्यूम शुड बी 1:2। अब अगर मास की बात करो तो कार्बन का जो मास है दैट इज 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 into 2 हो गया 32। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो सो इट इज 2 6 and 16, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 3 and 8, so 3:8 is the ratio of mass in which they combine। तो इसका मतलब अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम शुड बी 1:2 एंड रेशियो ऑफ मास शुड बी 3:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बताता है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, जैसे यहाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कहा, कोई और भी ले सकते थे, उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे तभी बनेगा वो, और उसमें डेफिनेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम और मास का उनका रहेगा जब वो कंबाइन करेंगे आपस में। सो दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया था, in a compound carbon and oxygen react in a ratio of 3:8 by mass to form carbon dioxide। तो यहाँ आपको दिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और ये रिएक्ट किस में करते हैं? 3:8 रेशियो में करते हैं, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है। सो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड
to react completely with 9 gram of carbon. तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 grams of oxygen react completely with 3 grams of carbon. ठीक है, इसको ऐसे ले सकते हैं ना, रेशियो दिया आपको. So that means 1 gram of oxygen reacts with, that is 3/8 grams of carbon. ठीक है, ये आप बता सकते हो ऐसे. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कितना मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 9 ग्राम. तो इसको हम दूसरे वे में लिखते हैं यूनिटरी मेथड में ही कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पे कितना पूछा गया है? आपको पूछा गया है 9 ग्राम्स. तो 9 ग्राम्स कितने के साथ करेगा? तो ऑब्वियसली आप 8/3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24 ग्राम्स. सो दैट मीन्स कितना मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 9 ग्राम ऑफ कार्बन. तो बेसिकली सिंपल यूनिटरी मेथड टेक्निक से मैंने इसको सॉल्व किया. तो ऐसे क्वेश्चन आपको लॉस के ऊपर पूछे जा सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स. कॉपर ऑक्साइड जो है उसको हम 2 डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं. इन वन केस 1.75 ग्राम ऑफ मेटल गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड. मतलब हमने 2 मेथड्स ले लिए. लेट्स से फर्स्ट मेथड का डेटा दिया है कि 1.75 ग्राम ऑफ मेटल इट गेव कितना ऑक्साइड? 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड. सेकेंड केस में आपको दिया गया है दैट 1.14 ग्राम ऑफ मेटल इट गेव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड. ठीक है, ये आपको दिया गया है. तो हमें बताना है कि ये डेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डेंस में. तो कैसे बताएंगे? अब आपको दिया है मास ऑफ कॉपर इज 1.75 और उससे कॉपर ऑक्साइड कितनी मिल रही है? 2.19. तो बेसिकली कितना ऑक्सीजन हुआ? तो अगर आप इस मास में से इसको माइनस कर दोगे कॉपर के मास को, क्योंकि मेटल तो कॉपर ही हुआ ना, तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा. सो दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया? इसको माइनस करके 0.44 ग्राम्स. तो इसका मतलब पहले सैंपल में जो मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो है 1.75, ऑक्सीजन आपने निकाल लिया, इसका रेशियो आ रहा है दैट इज, इनको करके 4:1. कितना रेशियो आ रहा है इसका? 4:1. अब सेकेंड केस में मास ऑफ कॉपर आपको कितना मिला? मेटल का 1.14, कॉपर ऑक्साइड भी दे रखी है 1.43. तो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? इसका भी माइनस करोगे ऐसे 0.29. तो इसको जब आपने रिलेट किया तो यहाँ पे भी आपके पास रेशियो क्या आया? 4:1. सो दैट मीन्स आप कॉपर ऑक्साइड को किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी मेथड से. आप देखो यहाँ मास ऑफ कॉपर भी अलग थे और मास ऑफ ऑक्साइड भी अलग थे, बट इट विल ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. दैट इज द जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं दे विल कंबाइन इन द डेफिनेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज मास. यहाँ पे मास का रेशियो लिया है ना हमने. सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस. अगला क्वेश्चन है अ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम इज फाउंड टू कंटेन सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. एक बाइकार्बोनेट है सोडियम का. बाइकार्बोनेट कौन सा रेडिकल होता है? HCO3 नेगेटिव. और सोडियम तो आप जानते ही हो Na. उसके अंदर क्या क्या है? सोडियम है, बिल्कुल, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है. और वो आपस में कंबाइंड है रेशियो में 23, 1, 12 और 48. तो बेसिकली हमने इसके सारे कंपोनेंट्स जो थे NaHCO इसको ऐसे लिख लिया. मास कितना दिया है? 23, 1, 12 और 48, वो भी दे दिया. अब इनके एटॉमिक मास कितने होते हैं वो भी हमने लिख लिया. एटॉमिक मास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो अभी मैं आपसे बोल रही थी कि एटॉमिक मासेस कुछ जनरल एलिमेंट्स के आपको लर्न भी करने. अब इसका फॉर्मूला बनाना है हमें. फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका मोल रेशियो लेंगे. मोल रेशियो क्या होता है? मास रेशियो को हम x से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास को आप ऐसे भी लिख सकते हो एटॉमिक मास. तो मोल रेशियो का मतलब होता है मास रेशियो जितना उसमें प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करेंगे.
तो यहाँ पे हम करेंगे तो 23/23 विच कम्स आउट टू बी 1, और यहाँ पे 1/1 क्योंकि इसका मास रेशियो भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। यहाँ पे 12/12 अगेन 1, और यहाँ पे 48/16 काट लेते हैं 3। तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया? 1 1 1 3। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूँ Na रेशियो H रेशियो C ऐसे बनाते हैं किसी का फॉर्मूला, तो सिंपलेस्ट रेशियो Na का वैल्यू कितना आया? 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका 3। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaHCO3, और इसका नाम क्या है? इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम तो इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट, बट इसका कॉमन नेम भी है। इसको कॉमनली हम कैसे बुलाते हैं? बेकिंग सोडा से। कैसे बुलाते हैं? बेकिंग सोडा से। अब ये जो क्वेश्चंस हम इसमें कर रहे हैं, तो ये आपकी जो मैंने आपको ये जो बुक बताई है अरिहंत की साइंस की बुक जो मार्केट में आ चुकी है, तो इसके अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब सब इसके अंदर है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको। तो जैसे कि ये क्वेश्चन जो मैंने अभी किया है, ये यहीं पे आपका गिवन है पेज नंबर 7 पे। तो इसको आप कर लेना। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो मैं आपको गाइड करूंगी बच्चे की बुक ले लो, क्योंकि बुक में बहुत से प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो आपको इजी रहेगा पढ़ने का। ओके, अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 14:3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं किस रेशियो में? 14:3 में। ठीक है, टू फॉर्म अमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 बनाने के लिए। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 14:3 एंड दे फॉर्म अमोनिया। ओके, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय कैलकुलेटिंग द मोलर रेशियो। इनकी मोलर रेशियो निकालते हुए हमें फॉर्मूला निकालना है। N का एटॉमिक मास है 14 और हाइड्रोजन का है 1। तो कैसे करोगे आप? बेसिकली इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, कभी भी किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो पहले तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने पड़ते हैं उस मॉलिक्यूल में। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं? उसका प्रोपोर्शन बाय मास डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। अब आप देखो यहाँ प्रोपोर्शन बाय मास क्या था? 14 ही था ना, और उसका एटॉमिक मास भी कितना है? 14। तो आप उसको रेशियो लिया, अपने आंसर क्या आ गया? 1। मतलब इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन का एटम प्रोपोर्शन बाय मास 14:3, मतलब कितने एटम्स है? 3, और मास क्या है एक का? 1। तो रेशियो लिया, क्या आ गया? 3। मतलब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो रेशियो आ गया 1:3 और फॉर्मूला बन गया NH3। तो कभी भी किसी भी चीज में आपको पूछ लें कि क्या इसका फॉर्मूला होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये भी होता और इसको भी अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करते, तो हम पहले कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स निकालते, फिर हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के निकालते, और वो ऑटोमेटिकली 1:2 का रेशियो आता। तो ऐसा करके आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम्स यूज करके उसका मोलर रेशियो निकाल सकते हो। Now let's understand about very important topic of this chapter, that is mole concept. तो मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बहुत से न्यूमेरिकल्स करते हैं, जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और एवोगैड्रोस नंबर भी यहाँ पे यूज होता है इसके लिए, वो भी क्या होता है। सो लेट्स क्विकली बिगिन। ओके, अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मोल। मोल में कन्वर्ट करना है हमें। तो बेसिकली आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास मोल होता क्या है। बेसिकली मोल एक आइडेंटिटी होती है, जिसे अगर आप बनानास खरीदते हो तो वी आस्क फॉर डजन बनानास, और डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब होता है 12। ऐसे ही मोल का भी एक डेफिनेट मतलब है। मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी है आइडेंटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने 1 डजन बनाना लिए, तो मतलब मैं 12 केले लेके आई। अगर मैंने बोला 2 डजन बनाना लाई मैं, तो इसका मतलब मैं 24 केले लाई। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 1 मोल कोई भी चीज लाई, तो मतलब मैं कितना लाई? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 2 मोल लाई, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बता दोगे। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज का अगर हमें मोल निकालना है, तो मोल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है गिवन मास, मतलब कितने मास में निकालना है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे ही अगर ये तो एटम के लिए हो गया कि अगर आपको एटम के मोल निकालने हैं, बट अगर आपको मॉलिक्यूल के मोल निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला रहता है गिवन मास, और एटॉमिक मास की जगह आप क्या ले लेते हो? मॉलिक्यूलर मास। जो भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था ना, कि लेट्स से अगर अमोनिया का चाहिए तो एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से मैंने आपको मॉलिक्यूल का मास निकालना सिखाया था, तो वो मास लेते हो आप मॉलिक्यूल के केस पे।
अब देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, मैं आपको समझाती भी हूँ साथ साथ। हमें मोल निकालना है, वो ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस मतलब O2, एटम नहीं है, गैस है, मतलब मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है गिवन मास, और नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। एक ऑक्सीजन का एटम का मास होता है 16, जो हमें एटॉमिक मास लर्न करने हैं। तो गिवन मास है 12, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना होगा, एक का है 16, दो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन गैस में, तो बन गया 16 इंटू 2 मतलब 32 ग्राम्स। तो ये इसके मोल आ गए। अब इसको काट लो, 2 6 12, 16 फर्दर भी काट सकते हो, 2 3 और 2 8 16। तो कितना आ गया रेशियो? 3:8, 3/8 मोल्स। क्या बोल दोगे इसको? 3/8 मोल्स। ओके, इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में भी ले सकते हो। अब है 20 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो इसमें भी सेम तरीका है, मोल ही निकालने। 20 ग्राम्स मास हो गया, वाटर का मतलब H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 2 × 1 + 16 है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है और या हाइड्रोजन का 1 और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 + 16 मतलब 18। इसको डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास हो गया 2 10 और 2 9, तो आ गया 10/9 मोल्स। डेसिमल में मैं नहीं कर रही हूं, आप कर सकते हो अपने पेपर में। 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, एक कार्बन 1 × 12 और 2 ऑक्सीजन मतलब 2 × 16, तो ये बन गया 32 और ये बन गया 12, टोटल मास आ गया 44। तो ये आ गया 1/2 मोल्स। तो कभी भी किसी के मोल्स निकालने हैं, अगर वो एटम है तो फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास ओवर एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए। सो आई होप यू गॉट इट। तो हमारे पास 12/32 था, डेसिमल में करने के बाद 0.375 आ जाएगा। अब वाटर का करोगे तो 1.11 आ जाएगा, और ये तो हाफ था ही, तो मतलब 0.5 मोल्स आ जाएगा। तो फॉर्मूला आई होप आपको समझ आ गया। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज होती है, तो कंफ्यूज मत होना। एटम के केस में हम एटॉमिक मास ले लेते हैं, और मॉलिक्यूल के केस में हम क्या ले लेते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bicarbonate of sodium is found to contain sodium, hydrogen, carbon, oxygen. हमारे पास बाइकार्बोनेट है, किसका? सोडियम का। ओके, उसके अंदर क्या क्या है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और वो कंबाइंड है किस रेशियो में? 23:1:12:48 बाय मास। हमें फॉर्मूला फाइंड करना है इसका। तो मैं आपको बता दूं कि एक सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही सोडियम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है, तो मतलब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही होता है, तो मतलब यहाँ पे कार्बन भी क्या है? नंबर कितना है? 1। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और यहाँ है 48, मतलब ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 3। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन गया? NaHCO3। कैसे निकाला? इनके एटॉमिक मास से मैंने इनके नंबर ऑफ एटम्स निकाले और उसका मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। सो आई होप यू गॉट इट। इसको नाम क्या बोलते हैं? इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the formula unit mass of ZnO, Na2O and K2CO3। फॉर्मूला यूनिट मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, मोलर मास बोलो, सब सेम रहता है। तो सबसे पहले जिंक ऑक्साइड का निकाल लेते हैं। तो यहां एटॉमिक मास आपको दिए हैं, देखो। तो एक जिंक, एक ऑक्सीजन, तो एक जिंक मतलब 1 × 65, 1 × 16, तो ये हो गया 65 + 16, ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं, मुझे ऐसे प्लस करना पड़ता है, आई होप आप लोग तो मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे। सो इट इज 81, तो जिंक ऑक्साइड इज 81। अब ऐसे ही हमें फाइंड करना है Na2O का, तो मतलब 2 Na और एक ऑक्सीजन, तो एक सोडियम का है 23, तो 2 का हो गया 2 × 23, 1 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन है 16, तो ये आपके पास हो गया 46 प्लस 1 × 16 16, तो ये आपके पास हो गया 12 1 5 6 62 ग्राम्स।
Na2O इज, यहाँ लिख देती हूँ 62 ग्राम्स। K2CO3 का यहाँ निकाल लेते हैं, K2CO3 2K 1C और 3 ऑक्सीजन, तो पोटेशियम इज 39, एक है कार्बन दैट इज 12 और 3 है ऑक्सीजन मतलब 16, तो ये आपके पास हो गया 48, ये हो गया 12 और यहाँ पे हो गया आपके पास 78। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 78, 12 और 48 मतलब 16, 17, 18, 1, 8, 9 and 13. So it becomes 138. तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूनिट मासेस निकाल लोगे। फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सेम ही तरीके से निकालते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे गलती हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर एंड राइट इट्स वैल्यू, और इसी का सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब एवोगैड्रोस नंबर पहले हम ये देखते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था मोल के बारे में, तो मोल को ही मोल का जो नंबर था जो हमने लिया था, नंबर ऑफ आइडेंटिटीज, ये 23 ऊपर आएगा, जो अभी हमने लिया था 6.022 into 10⁻23, that is mole and this number is Avogadro's number. So group of this much particles of a substance is called as 1 mole. So if I say 1 mole of atom, इसका मतलब उसमें कितने atoms है? इसका मतलब उसमें इतने atoms है। If I say 1 mole of molecule, इसका मतलब उसमें कितने molecules है? उसमें इतने, same number of molecules है। If I say 1 mole of ions, so how many ions? 6.022 into 10⁻23 ions. So this is basically the Avogadro's number. और मैंने आपसे ये भी बता दिया था कि मोल हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए इट इज रिप्लेस्ड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी क्वेश्चन करते हैं पीछे। फर्स्ट पार्ट तो आई होप समझ आ गया। अभी हमें मोल दिया है और हमें मास निकालना है। पीछे हमें मास दिया था, मोल निकाल रहे थे, तो सेम ही फॉर्मूला से होगा। मोल इज गिवन मास ओवर ऑक्सीजन गैस, मतलब गैस मतलब मॉलिक्यूल, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मोल है आपके पास 0.2, गिवन मास निकालना है, ये आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इज O2, एक एटम का मास 16, तो 2 का 32, सो 32। So x becomes 0.2 into 32. इसको काट दो, 2 1 दा, 2 5 दा, so it becomes 32/5 grams. अभी इसको मैं डेसिमल से 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास, 6.4 करके, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूं, बट आप डेसिमल्स में इसको कन्वर्ट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which has more number of atoms, 100 grams of sodium और 100 grams of iron। अब देखो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं आपको 2-3 फॉर्मूलाज बताती हूँ। पहले मोल निकालने का तरीका होता है गिवन मास ओवर एटॉमिक मास फॉर एन एटम या मॉलिक्यूलर मास फॉर एन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर मास निकालना हो, ये निकालना हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मतलब मोल इंटू एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस निकालने हो, तो पहले आप निकालते हो मोल और उसको मल्टीप्लाई करते हो आप एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको निकालने हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मोल, मोल में सिर्फ ये मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, और इंटू एवोगैड्रो, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। So this is how we find different things from the mole. बट अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं कि किसमें ज्यादा है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो, बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो जब ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है ना, तो मोल निकाल लो आप दोनों के, जिसके मोल ज्यादा होंगे ऑब्वियसली उसके अंदर एटम्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि एक मोल में एटम्स होते हैं 6.022 into 10⁻23, तो अगर किसी के 4 मोल है, 5 मोल है, तो इंटू 4 या इंटू 5 हो जाएगा। तो मोल्स जिसके ज्यादा होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें हम दोनों केस में क्या करते हैं, सोडियम और आयरन लिख लेते हैं, दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं, हम स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो सोडियम इज गिवन मास 23,
सॉरी गिवन मास इज 100 जो क्वेश्चन में दिया होता है जिसमें निकालना होता है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 23. आयरन के अंदर गिवन मास इज 100 ही है और एटॉमिक मास 56. ठीक है, तो अगर अब इसको आप डिवाइड करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ क्या आंसर आपका आएगा. सो बेसिकली इट इज 100 डिवाइडेड बाय 23, तो मतलब इसके मोल्स आ जाएंगे 4.3 मोल्स. ठीक है, और अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उसके मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 1.7 मोल्स. 1.7 मोल्स. तो जिसके मोल्स ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे. तो मतलब आउट ऑफ देम सोडियम विल हैव मोर एटम्स, क्योंकि उसके एटम्स में जब आप निकालोगे तो मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे और वो नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1.7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. बट आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हो और ये बता सकते हो कि जिसके मोल्स ज्यादा होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होते हैं. तो यहाँ सोडियम के मोल्स ज्यादा है तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसमें. बट अगर ये कंपैरिजन का क्वेश्चन ना होता, कैलकुलेट करने होते, नंबर बताना होता कितने एटम्स है, तो फिर हम प्रॉपर इस तरीके की कैलकुलेशन को यूज करते. तब आप मोल्स मत निकालना, आपको मोल्स निकालने के साथ साथ उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके भी बताना होगा. अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड व्हिच इज Na2CO3. अब हमें मास निकालना है. अब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मैं आपको एक चीज बता दूं जो बहुत पते की चीज है जो आपको याद रहना चाहिए. 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल ऑफ एटम का जो मास होता है ना, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ओनली. अब सपोज अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास चाहिए हमें, ठीक है, तो 1 मोल के अंदर मतलब कितने एटम्स है, इतने एटम्स है, और इतने एटम्स का मास वही होगा जो कि नाइट्रोजन का मास है, मतलब 14. सो इट विल बी 14 ग्राम्स, जो किसी का एटॉमिक मास होता है, दैट इज अ मास फॉर 1 मोल. ये याद रखना. अच्छा, अब हमें चाहिए 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. अब 4 मोल, अगर 1 मोल की मैं बात करूं, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स मतलब उसमें कितने एटम्स है, उसमें इतने एटम्स है और उसका मास कितना है, उसका मास है 27. ठीक है, तो अगर मैं 4 मोल की बात करूं तो कैसे निकालोगे आप, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मतलब 4 मोल का मतलब इतने मोल्स का मास इतना है, तो 4 मोल्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई. तो 4 7 द 28, 8 2 4 to the 8 10, तो इट विल बी 108 ग्राम्स. अब ऐसे ही 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड क्या कर लेते हैं, तो पहले तो इसका मास निकालें कि है क्या, इसके 1 मोल का मास क्या है. सो इट इज 23 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 32. पहले मोलर मास निकाल रही हूं मैं. सो इट बिकम्स 46, 32 और 48. प्लस कर लेते हैं 46, 32, 48. तो ये आपके पास आ गया 16, 1, 5, 8, 126. तो मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, जिसका मतलब उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास है 126 ग्राम्स. तो 10 मोल्स का कितना होगा, 10 मोल्स का इंटू 10, सो इट विल बी 1260 ग्राम्स. समझ आया. तो आपको याद रखना है कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं. किसी भी 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल का कर लो, इसका मतलब उसमें ये अवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स है और उनका मास उसके एटॉमिक या मोलर मास के ही इक्वल होता है. तो अगर आप ये याद रखोगे ये कॉन्सेप्ट, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे. ओके, अगला क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 2 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन्स निकालने हो, एटम्स का फॉर्मूला जैसे लिख देती हूँ, पहले मोल निकालते हैं और फिर उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो तो आप पहले उसका मोल निकालोगे. आपको पता है ना, मॉलिक्यूल के लिए मोल में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होगा और फिर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं. अब यहां पे आपको दिया है 1 मोल ऑफ Al2O3
ठीक है, 1 मोल ऑफ Al2O3 का मास निकाल रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ Al2O3 में 2 Al है और 3 ऑक्सीजन है, और Al मतलब 2 × 27, 3 × 16, तो मास आ गया हमारे पास 102 ग्राम पर मोल, ये इसका मास आ गया। अब हमारे पास है 102 ग्राम्स ऑफ Al2O3 में कितने एटम्स है, 2 इंटू कितने आयंस है बेसिकली, आपको पता है इसमें 2Al3 पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आपके पास Al2O3 है, तो मतलब इसमें 2 एल्यूमिनियम आयंस है, तो बेसिकली इट विल कंटेन आपके पास 102, मतलब अगर मैं 102 की बात करूं, एक मिनट, 102 इसके एक मोल का मास है, उसमें कितने उसमें कितने आयंस होंगे, इट विल बी इक्वल टू 1 मोल विच विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो उसमें कितने आयंस होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम आयंस है, तो इट विल कंटेन 2 × 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में डिवाइडेड बाय इसको आप 102 से कर दोगे, ठीक है, तो ये 1 ग्राम का आ गया। अब अगर आपको 2 ग्राम के लिए चाहिए तो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2, सो इट विल कम आउट टू बी that is 2.36 into 10⁻22, 2.36 into 10⁻22 ions. So I hope you got it कि समझ आ गया आपको ये चीज, ठीक है। एक और सिंपल तरीके से भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, तो अगर मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस निकालने होते, ठीक है, तो हम उसको कैसे निकाल सकते थे, मोल कितने थे यहाँ पे, मोल हमें निकालना है, गिवन मास 2 ग्राम्स में पूछा गया था, और मॉलिक्यूलर मास हमें लेना होगा Al2O3 का पूरा, क्योंकि हमें Al2O3 दिया हुआ है ना, तो Al2O3 का एटॉमिक मास हमारे पास आ गया था 102 इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब ये तो आपके पास हो गया था 1 ग्राम के लिए, बट आपको स्पेसिफाई किया 2 ग्राम्स के लिए, तो आप इसको क्या करोगे, इसको इंटू 2 करोगे। तो देखो डायरेक्टली आप ऐसे यूनिटरी मेथड से करो, चाहे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, तो मेरे ख्याल वो डायरेक्ट वाला आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, तो उससे आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ 1 स्टील रॉड इज 4.11 ग्राम्स एंड फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दीज स्टील स्क्रूज। अब यहां पे आपको मास ऑफ 1 स्टील रॉड जो है वो दिया है 4.11 ग्राम्स, और आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दीज स्टील स्क्रूज। एक स्टील रॉड का आपको दिया है 4.11, 1 मोल का फाइंड करना है आपको मास, और फिर कंपेयर दिस वैल्यू विद द मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास हमें पता है, उसको उसके साथ कंपेयर करना है, और हमें बताना है कौन हेवियर है और कितने टाइम्स। आई होप बहुत इजी है, आप कर लोगे। तो मास ऑफ 1 स्टील रॉड इज 4.11 ग्राम्स, अर्थ का हमें दिया हुआ है, दोनों के मासेस है हमारे पास। अब आपको दिया है 1 मोल का मास निकालना है, हमें किसका निकालना है, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब उसमें इतनी आइडेंटिटीज है, ये इतने पार्टिकल्स हैं, यही मतलब हुआ ना आपके पास। तो दैट मीन्स मास ऑफ 1 मोल कितना रहेगा, इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.11, क्योंकि यहाँ पे आपको एक का मास दे रखा है, सो इट वुड बी दिस coming out to be 2.48 into 10⁻24। अब ये आपके पास मास आ गया 1 मोल ऑफ स्क्रूज का। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, सो 2.48 into 10⁻24 जो कि 1 मोल के स्क्रू का मास है, डिवाइडेड बाय अर्थ का मास, और ये रेशियो कितना आ जाएगा काट के, 1/2410। तो दैट मीन्स दे आर इन द रेशियो 1:2410। मतलब कौन हेवियर है, अर्थ हेवियर है, और कितने टाइम्स, 2410 टाइम्स। सो आई होप यू गॉट इट। इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया था कि जो 1 मोल है, 1 मोल का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास ही, और उसमें एटम्स कितने होते हैं या पार्टिकल्स कितने होते हैं, दैट इज द अवोगाड्रो नंबर। ये चीज को अगर रिलेट करना सीख जाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो कंपैरिजन तो आपको करना आता था, रेशियो भी आता था, और उससे आप हेवी भी बता सकते थे। बात सिर्फ थी कि हमें 1 मोल का मास निकालना था उसके अंदर, और यहाँ पे आपको दिया था कि एक स्टील रॉड का मास इतना है। अब एक स्टील रॉड का मास इतना है, तो मोल का कितना होगा, मोल में कितने होंगे, जैसे वो 1 है तो मोल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, तो एक का 4.11 है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का कितना होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे ना। तो मल्टीप्लाई करके ये निकाला, अर्थ का दिया था, रेशियो आ गया, पता लग गया कौन हेवियर है और कितने टाइम्स हेवियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड वे मोर, किसका मास ज्यादा होगा, 2 मोल्स ऑफ CaCO3 या 10 मोल्स ऑफ H2O। ये तो बहुत बहुत इजी है बेसिकली,
कैसे निकालोगे? पहले 2 मोल्स ऑफ CaCO3 का मास निकाल लेते हैं। तो आपको पता है मोल से मास निकालना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अब कैल्शियम का यहाँ पे एक कैल्शियम है, एक C है और 3 ऑक्सीजन है, तो 1 × 40 + 12 सीधा लिख रही हूं मैं, और 48 प्लस करोगे आ जाएगा 100। अब मोल कितने दिए? 2, तो मतलब यहाँ पे आपके पास कितना मास आ गया? गिवन मास इसका 200 ग्राम्स। 100 × 2 किया ना हमने, गिवन मास इज इक्वल टू 100 × 2 कम्स आउट टू बी 200 ग्राम्स। अब ऐसे ही इसका मास निकाल लेते हैं, 10 मोल ऑफ H2O। तो मोल सेम फॉर्मूला, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। 10 मोल है, गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18। कैसे निकला? 2 × 1 + 16। अब ये कितना आ गया? 180। गिवन मास कितना आ गया? 180। तो किसका मास ज्यादा है? ऑब्वियसली 2 मोल्स ऑफ CaCO3 का ज्यादा मास है, क्योंकि उसका कितना आ रहा है? 200। तो कभी भी मोल दिए हो तो उससे मास निकालना तो बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना था कि मॉलिक्यूलर मास आपको सही से फाइंड करना था, और वो तब सही से फाइंड कर सकते हो अगर सबके एटॉमिक मास याद होंगे, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास नहीं दिए। सो मेक श्योर कि आप याद रखो, अभी से याद करो। कैल्शियम का था 40, ऑक्सीजन का था 16 और कार्बन का था 12 और हाइड्रोजन का था 1। कम से कम इन एटम्स के तो याद रखो ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में करा रही हूँ वैसे वैसे एटम्स के एटॉमिक मास कहीं पे नोट करते जाओ, कि वो तो लर्न करने ही है आपने। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ M इज 3.05 × 10⁻22। ये इस तरीके से है, 3.05 × 10⁻22 ग्राम्स। ठीक है, एक एटम का मास बोला, एक एटम का। सो व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास? उसका एटॉमिक मास क्या होगा और वो एलिमेंट क्या होगा? अब आपको पता है मास ऑफ सिंगल एटम दिया है ये आपको, तो 1 मोल इज इक्वल टू उसका एटॉमिक मास, और उसमें एटम कितने होते हैं? इतने। ठीक है, तो अब यहां पे एक एटम का मास दिया है 3.05 × 10⁻22। तो एटॉमिक मास तो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास होता है ना, ये एक का मास है। तो ऑब्वियसली 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंपली, क्योंकि एक का मास है इतना, तो 6.022 × 10⁻23 का कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगे ना उसको। जैसे एक टॉफी 2 रुपए की लाई, तो 2 टॉफी कितनी होगी? 2 × 2 4 करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और आ गया 183.7 ग्राम्स। ठीक है, तो अब ये जो मास है ये किस एटम का है? अगर हम पीरियोडिक टेबल को रेफर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। दिस इज द एटॉमिक मास फॉर टंगस्टन। इट इज द मास फॉर एटॉमिक मास फॉर टंगस्टन। तो ये कैसे पहचाना? हमने पहले इसका आंसर निकाला पीरियोडिक टेबल से, हमने उसके रेफरेंस से, वहां पे लिखे रहते हैं मास, उससे हमने पहचाना कि ये कौन सा अनआइडेंटिफाइड है। इट इज टंगस्टन। ओके, अगला क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कैल्शियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, कैल्शियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर डाला, ये एक्वस दिख रहा है आपको, उसने आयंस बनाए, वो भी दिख रहे हैं, Ca2+ और 2Cl-। अब हमें क्या फाइंड करना? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम CaCl2। कितने आयंस हमें इससे मिले जब 222 ग्राम्स ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इतने ग्राम इसको हमने घोला पानी के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम मोलर मास निकालेंगे इसका। तो कैल्शियम CaCl2 मतलब एक कैल्शियम 2 क्लोरीन, तो मतलब 1 × 40 + 2 × 35.5, क्योंकि क्लोरीन इज 35.5, तो आ गया मोलर मास 111 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो CaCl2 पानी में डाला, एक Ca2+ और 2 Cl-, मतलब इसका मोल 1 मोल हमें 1 मोल Ca2+ देता है और 2 मोल, ये मुझे इन मोल्स को देखकर पता लग रहा है 1 2। तो बेसिकली यहाँ पे 1 मोल कितने मोल दे रहा है? 3 मोल्स दे रहा है, और वो कितना मास है जो टूट रहा है? 111 ग्राम्स। अब हमें देखो यहाँ पे यही तो बताना था कि नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, तो अगर मोल पता होंगे तो नंबर ऑफ आयंस पता लग जाएंगे ना, क्योंकि 1 मोल अगर किसी का 1 मोल आ जाए, 2 मोल आ जाए, 3 मोल, मतलब उसमें अब गेड्रो नंबर जितने आयंस है, तो अब उससे आपके पास आइडिया आ जाएगा। तो इसलिए हम पहले मोल्स निकाल रहे हैं। तो 111 ग्राम ऑफ CaCl2 कितने मोल देता है? 3। तो 1 ग्राम कितने आपको देगा? मतलब सॉरी, 111 ग्राम ऑफ दिस प्रोड्यूस 3 मोल्स। 3 मोल्स मतलब अगर आयंस की फॉर्म में ले लो, इसमें कितने आयंस है? 3 × 6.022 × 10⁻23 इतने आयंस है। ठीक है, तो अगर
2 to 2 ग्राम या 1 ग्राम ही कर लेते। अगर 1 ग्राम ऑफ CaCl2 की बात करें तो वो कितने मोल्स देगा आपको, या वो कितने आयंस देगा? क्या करोगे, इसको 1 1 1 से डिवाइड कर दोगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 222 ग्राम्स ऑफ CaCl2, तो ऑब्वियसली यू विल मल्टीप्लाई इट विद 222 और ये आ गया आंसर 3.6132 इंटू 10⁻²4, क्योंकि इस डेसिमल को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सही तरीका भी होता है कि फर्स्ट लेटर के बाद आप डेसिमल करो, और जब आप आगे शिफ्ट करते हो ना बच्चे, तो 10 की पावर 1 से बढ़ जाती है, क्योंकि प्लस में है पावर। तो समझ आया कैसे किया? बेसिकली इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन में मास था बट हमारे पास इसका मास नहीं था, तो हमने इसके मास से इसके मोल्स निकाले। मास 1 ग्राम ने कितने मोल को तो हमें आयंस में करना आता है, ठीक है, और उससे हमने 1 ग्राम में देखा और फिर 222 ग्राम्स में हमने यूनिटरी मेथड यूज करते हुए निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 डजन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन के अगर 1 डजन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, एंड कन्वर्ट द गिवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑल्सो। अब सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम्स की बात कर रहे हैं और गैस की बात हो रही है, गैस मतलब H2, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 के अंदर पहली बात तो 2 एटम्स है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो हम एटम्स पे फोकस करेंगे। एक H2 के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 एटम्स है। अब डजन की बात हो रही है, 1 डजन ऑफ H2 मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में 2 है तो डजन मतलब 12 में कितने होंगे, 24 H होंगे, या आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 12 मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो अब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, 1 मोल, तो 12 मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स बनाएंगे, 12 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मोल्स। तो समझ आया आपने किस तरीके से क्वेश्चन किया? पहले तो हमने इसके अंदर बच्चे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, एक H2 के अंदर 2 एटम है, ठीक है, तो डजन में कितने होंगे, 24 एटम्स। 24 एटम्स मतलब कितने H2, 12 H2 के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बना रहा है 1 मोल, ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल्स कितने मोल बनाएंगे, क्योंकि मोल में कन्वर्ट करना था ना, तो इट विल फॉर्म 12 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, इट विल मेक दिस मच मोल्स. So this is how you convert molecules into mole, dividing the number of the molecules present divided by Avogadro number. अगला पार्ट है, if hydrogen combines with oxygen in the ratio 1:8, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है एक रेशियो में 1:8 में, ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कितने मोल्स हमें ऑक्सीजन के लिए चाहिए होंगे, दोबारा मैं पढ़ती हूँ, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन करते हैं और हमारे पास आ जाता है वाटर। तो कितने मोल्स ऑक्सीजन, मोल्स की बात कर रहे हैं, ये मास दिया है, कितने मोल्स आपको चाहिए होंगे इसके, कितने मोल्स आपको इसके चाहिए होंगे ताकि वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करे। तो यहां पे रेशियो दिया है 1:8, ठीक है, ये 1:8 कैसे आया, बेसिकली ये आपके पास था H2O होता है, तो दिस इज 2:16, काट के आ गया 1:8, या इसको 2:16 भी कह सकते हो। अब इसमें 1 मोल ऑफ H2, इसका मतलब आधे मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। 1 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आधा ही हो रहा है ना मास, यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन का और ये 1 ऑक्सीजन का, तो बेसिकली यहाँ पे 1 मोल जो H2 का है वो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि H2O है, 1 ऑक्सीजन 2 H के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये 2 H 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 1 H हाफ ऑक्सीजन के मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं कि दैट इज 12 divided by 6.022 into 10⁻23 moles of H2 कंबाइन कर रहे हैं 6 divided by 6.022 into moles of oxygen के साथ। ये कह सकते हैं ना, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब सॉरी तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आप इसको, तो ये आपके पास कितना रेशियो आ जाएगा, 2/1। दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 2:1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमें दिया था और वो हमने उसके फॉर्मूला से मेक आउट किया कि कितने एक हाइड्रोजन जो है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, और उससे हमने ये मेक आउट किया
कि हमारे पास था कि भी 12 by 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है और उससे हमें कितना मिल रहा है ऑक्सीजन 6 divided by 6.022 × 10⁻23 which comes out to be in the ratio of 2:1. Okay, next question. What is the mass of 0.2 mole of oxygen atom? मोल दिए हैं, अगेन मोल दिए, मास निकालना है, बहुत इजी है और एटम दिया है यहाँ पे इस टाइम. तो मोल का फॉर्मूला आपको पता है बच्चे, होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर एटॉमिक मास. और यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. यही डिफरेंस है. तो मोल है 0.2, गिवन मास हमें निकालना है क्योंकि मास ही तो फाइंड करना है. ऑक्सीजन एटम, उसका एटॉमिक मास होता है 16. तो x आपके पास आ गया 16 × 0.2, डेसिमल अगर हटा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 16/5 ग्राम्स. इसको आप आगे 3 पॉइंट कुछ करके इसको 3.2 करके इसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं इसको फ्रैक्शन में ही लिख रही हूँ. ओके, अब वाटर के लिए दिया है तो वाटर के लिए मोल आपको दिया है यहाँ पे 0.5 मास निकालना है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 × 1 + 16 मतलब 18. तो यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ऊपर लिख रही हूं मैं, x is equal to 18 × 0.5. So it comes out to be 9 grams. तो इस तरीके से अगर मोल दिया है तो मास निकालना बहुत बहुत सिंपल है. अब इस क्वेश्चन में सिर्फ कहाँ पे एटॉमिक मास होगा, कहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा, सिर्फ उसको ध्यान रखना था. फॉर्मूला तो आपको आता ही था, मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर एटॉमिक मास एंड मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. तो चलिए अब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. और ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं ना इस चैप्टर के, उन सबको मिक्स है ऑलमोस्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से ये क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक से है, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा. सो वी नीड टू रीड दिस पैराग्राफ और उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं. तो पैराग्राफ है, atoms of different elements join together in definite proportions to form molecules of compounds. In chemistry, mass ratio is also called as percentage composition by mass, which is defined as the proportion of a particular molecule that consists of each of that molecule's constituent elements. One of the fundamental laws of chemistry deals with the fact that we cannot create or destroy matter. तो ये तो बेसिकली आपको पता ही है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ये मैंने आपको भी समझाया भी था. केमिस्ट्री में मास रेशियो को हम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास भी बोल सकते हैं. तो बेसिकली हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर चीज कितनी प्रेजेंट है एक गिवन सब्सटेंस में. तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो हमें केमिस्ट्री के लॉज से पता लगता है कि हम मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. So, when a reaction is run, the number of atoms of each specific type must be the same on both the sides of the equation. For some materials, it turns that one element can combine with the second element in more than ratio. Carrying out mass ratio calculation helped establish the law of constant proportion, which was put forth by Joseph Proust in 1800. A given compound always has the same proportion by mass of its constituents. तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिया गया है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच स्पेसिफिक टाइप दोनों इक्वेशंस पे लेफ्ट और राइट साइड सेम होने चाहिए, तभी आप बैलेंस भी करते हो. कई मटेरियल्स के अंदर कि वन एलिमेंट कैन कंबाइन विद द सेकंड एलिमेंट मोर देन वन रेशियो में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो आपके पास है वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1800 में एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद इट. अब आप देखो वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 मतलब फिक्स रेशियो दिया है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं ज्यादा स्ट्रेस इस पे नहीं दे रही हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे, डेफिनेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड मास. अब क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें कौन से करने हैं. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. कितने टाइप के एटम्स इसमें प्रेजेंट है. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ईजी कर दिया गया है, आपको फॉर्मूला दिया गया है. तो H2O, तो बेसिकली इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें 2 टाइप्स ऑफ एटम्स है. एक तो 2 हाइड्रोजन एटम है जो आपस में सिमिलर है और एक आपके पास ऑक्सीजन एटम है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो बाय मास ऑफ H2SO4. What is the ratio by mass of H2SO4?
और एक और चीज बताती हूँ बच्चे, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट केस स्टडी दी गई है। तो ये 38 क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 8 पे, ठीक है। ये देखिए पेज नंबर 8 पे 38 नंबर ये क्वेश्चन है। तो ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ मास कैसे निकालोगे? अब रेशियो ऑफ मास H2SO4 है, ठीक है। तो मतलब इसमें 2 H है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, 1 सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ये सेशन खत्म होने के बाद प्लीज एटॉमिक मासेस का थोड़ा आइडिया जरूर ले लेना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 4 है ऑक्सीजन, तो 4 इंटू 16, तो ये आपके पास आ गया 2, ये आ गया 32 और ये आपके पास आ गया 64। बेसिकली आपके पास H2SO4 है, तो ये आपके पास आ गया 64। अब इनका जब आप सिंपलेस्ट रेशियो लोगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो आप इसको काटो, तो 2 की टेबल से ही काट सकते हो आप। तो ये आपके पास इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:16:32। तो इस तरह से आपको रेशियो ऑफ मास अगर पूछते हैं, तो पहले तो देखो कितने एटम्स प्रेजेंट है, उस अकॉर्डिंग उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो और उसका फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो। नेक्स्ट पार्ट है, an oxide of nitrogen is found to contain nitrogen and oxygen combined together in the ratio of 7:16 by mass. एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन की, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं और उनका मास क्या है? 7:16 बाय मास। हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था लॉज वाले टॉपिक में, जिसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम देख रहे थे, जिसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो पहले आप क्या करोगे, 2 एटम है नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिख लोगे, मास दिया गया है 7 और 16 लिख लोगे, एटॉमिक मास लर्न करने हैं आपको 14 और 16। मोल रेशियो मैंने आपको बताया था, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कर लेते हैं। तो 7/14, 16/16 काटोगे तो हाफ और 1। सिंपलेस्ट रेशियो, वहां पे वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में था, तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है इनमें से जो सबसे छोटा होगा उससे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो हाफ है, तो हाफ इंटू 2 और यहाँ पे 1 इंटू 2, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा ये 1 और 2। तो आपके पास मतलब नाइट्रोजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के क्या है? 2 एटम। तो ये बन गया NO2, जिसको आप बुलाते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इस केस स्टडी का, व्हाट आर द कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? काफी इजी है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO। कंबाइनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे एक तो कार्बन है और एक कंबाइनिंग एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एटॉमिसिटी के ऊपर है मॉलिक्यूल की। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसी को आप बोलते हो एटॉमिसिटी। तो मोनोएटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम हो, तो आप कोई भी नोबल गैस लिख सकते हो यहाँ, है ना। यहाँ पे कोई भी नोबल गैस का एग्जाम्पल लिख सकते हो, दे आर ऑल मोनोएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें 4 या 4 से ज्यादा एटम्स हो। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव PCl5, वी हैव S8, दे आर पॉलीएटॉमिक, राइट। याद रखो, देखो सल्फर S8 की तरह एग्जिस्ट करता है क्योंकि 8 एटम्स इकट्ठे सल्फर के मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। So with this, we have come to an end of this practice session for class 9th. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। एक चीज मैं कहना चाहूंगी बच्चे कि ये बुक के लिए जरूर आप लोग जाओ, क्योंकि इस बुक में ना बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। आपने देखा अभी सेशन में मैंने कितने क्वेश्चंस कराए अलग अलग टाइप के, और काफी क्वेश्चंस मैंने इसी में से पिक किए। बुक इज वेरी गुड, तो आप ये बुक लो क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, यूजफुल रहेगी। और एक और चीज इसमें जो शुरू में थ्योरी दी गई है, तो कभी भी आपने चैप्टर पढ़ लिया है, पूरा प्रैक्टिस हो चुका है, बिफोर गोइंग टू एग्जाम आप एक सिर्फ ग्लांस देना चाहते हो, तो आप इसमें वो थ्योरी देख सकते हो क्योंकि उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं है। एनसीईआरटी के भी सारे पॉइंट्स कवर्ड है और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही बल्कि दिए गए हैं आपकी नॉलेज बूस्ट करने के लिए।
So with this, we end this video. I hope you like it. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends so that it can be useful for them also. And please make your habit to write and learn and study hard and practice more and more. और दूसरी बात, रोज सेशन में आया करो, ओके रोज पढ़ा करो और जो भी कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया करो. So me, Divya, signing off. We are meeting very soon and we'll be doing the next chapter. So till then, take care. Bye-bye.